नमस्कार दोस्तों, हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय द बुक लर्निंग मेड इजी में आपका स्वागत है। बाय द बुक लर्निंग मेड इजी में आपको यूपीएससी, एपीएससी या फिर अन्य लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम्स के लिए जो भी टॉपिक चाहिए होगा आप यहां पर आसानी से उपलब्ध कर सकेंगे। बाय द बुक लर्निंग मेड इजी में पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि वास्को द गामा जो कि पहले पोर्टुगीज़ थे वो भारत में कैसे आए थे। फिर हमने जो गवर्नर जनरल्स ऑफ वाइसरॉयज थे पोर्टुगीज़ के, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, एल्फोंसो डी एल्बुकर्की और नूनो दा कुना, उन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। फिर हमने भारत में पोर्टुगीज़ राज्य की स्थापना कैसे हुई और साथ में पोर्टुगीज़ का धार्मिक पॉलिसी जो था वो कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा आलोचना किया। आइए हम आज के टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि पोर्टुगीज़ ने अपना जो फेवर्स था वो कैसे लूज़ किया मुगल्स के सामने वो कैसे छोटे हो गए। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हुगली जो कि प्रीडोमिनेंटली पोर्टुगीज़ टेरिटरी था, नूनो दा कुना के टाइम पे बनाया गया था, वो कैसे मुग़ल के कंट्रोल में वापस आ गया। फिर हम पोर्टुगीज़ भारत में कैसे दब गए इसके बारे में पढ़ेंगे और उनका सिग्निफिकेंस क्या था भारत में, ये सब चीज़ों पर आज हम ध्यान देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पोर्टुगीज़ ने अपना जो फेवर मुगल्स के साथ उन लोगों ने बनाए रखा था वो कैसे उन्होंने खो दिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ कि 1608 सन में आगरा में 20 बैप्टिज़म्स कैरी आउट किए गए थे। तो उसी सन में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि एक इंग्लिश सेलर थे, वो सूरत आ गए थे। सूरत कहाँ पर है? हाँ दोस्तों, ये गुजरात के कोस्ट पे है। तो कौन से जहाज़ में आए थे? उनका जहाज़ का नाम था हेक्टर। तो ये एक प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन से जहाज़ में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत में लैंड किया, तो उस जहाज़ का नाम है हेक्टर। ठीक है, तो वो एक इंग्लिश सेलर थे और जब वो आए थे इंग्लैंड से, तब वो मुग़ल शहंशाह जो थे वहाँ के, जहांगीर उस समय, तो जहांगीर के लिए उन्होंने इंग्लैंड से ही बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे। तो वो सब मिलकर जहांगीर को बहुत प्रसन्नता हुई और साथ ही साथ उन्होंने कैप्टन विलियम हॉकिंस को एक मनसबदार के रूप में नियुक्ति दे दी। ठीक है, और उनका मनसब का रैंक क्या था? 400 था। उनका सैलरी कितना था? 30,000 रुपये। कहा जाता है कि उनको पूरी तरह से सैलरी कभी नहीं मिली, लेकिन ये सिर्फ एक क्रॉनिकल्स की बात है, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान न दें तो अच्छा होगा। ठीक है, तो उस समय जो पोर्टुगीज़ के मेन लीडर्स थे और क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट शख्स थे फादर पिनेरो। तो फादर पिनेरो के साथ जो बाकी पोर्टुगीज़ लीडर्स थे, वो लोग रोकना चाहते थे कि इंग्लिश जो जहाज़ें हैं वो सूरत ना पहुँचे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इंग्लिश जहाज़ें सूरत पहुँच गई तो उन लोगों के बिज़नेस के लिए एक बड़ा थ्रेट आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ? 1611 सन में, जो कि उनको मनसबदार बनाया गया था जहांगीर के कोर्ट में, 1611 सन में कैप्टन विलियम हॉकिंस फिर से वो इंग्लैंड चले गए और साथ ही नए जहाज़ जो कि है ड्रैगन और ओसिएंडर, इन दो जहाज़ों के लेकर वापस भारत आ गए और इन दोनों जहाज़ों को लाकर वो पोर्टुगीज़ को सक्सेसफुली भारतीय महासागर या फिर हिंद महासागर से हटा सके। ठीक है, तो कौन से शिप्स के नाम थे? क्या? ड्रैगन और ओसिएंडर। और जो पोर्टुगीज़ का एक्शन था, मतलब जो वो लोग चाहते थे कि इंग्लिश को भारत में आने से प्रिवेंट कर सके, जो उन लोगों का एक्शन था, तो इससे जहांगीर को बहुत ठेस पहुंची। और साथ में क्या किया उन्होंने? बहुत सारे मुग़ल जो जहाज़ थे जो हिंद महासागर में थे, अरब सागर में भी थे, तो उन जहाज़ों को पोर्टुगीज़ ने कैप्चर कर लिया। इससे जहांगीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वहाँ के जो मतलब इंचार्ज थे सूरत के, जिनका नाम था मुकर्रब खान, उनको बोला कि तुम भी जाके पोर्टुगीज़ से कॉम्पेंसेशन लो। ठीक है, क्योंकि पोर्टुगीज़ ने हमारा जहाज़ चुरा लिया, तो उनसे कॉम्पेंसेशन ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हुगली नाम का जो आइलैंड था बंगाल में, उसकी कैप्चर कैसे हुई, मुगल्स ने उसे कैसे कैप्चर कर लिया। देखिए 1579 में जो पोर्टुगीज़ लोग थे, जैसे कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ पहले वीडियो में, नूनो दा कुना ने क्या किया था? उन्होंने पोर्टुगीज़ सेटलमेंट की व्यवस्था कर दी थी। कहाँ पर? हुगली नाम का एक आइलैंड था, कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल के पास। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास। ठीक है, तो पोर्टुगीज़ वहाँ पर सेटल डाउन हो चुके थे। तो उस रिवर का नाम क्या था? हुगली। तो वो सागर से कुछ ही दूर था। ठीक है, और
उस जगह का नाम क्या था, जो इम्पोर्टेंट जगह था वहाँ का बंगाल का, उस जगह का नाम था सातगांव। तो वहाँ पर सेटल होते ही पोर्टुगीज़ ने वहाँ पर मोनोपोली शुरू कर दी। उन्होंने मेट्रोपोलिटाइज करना शुरू कर दिया एरिया को। नए नए इमारत बनने लगे, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स बनने लगे, और क्या क्या उन्होंने चार्जेस भी लगाए गए। उन्होंने टोबैको पर भी लगाया, और साथ में नमक का जो बिज़नेस था उस पर भी उन लोगों ने चार्ज लगाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने स्लेव ट्रेड भी शुरू कर दिया, नौकरों की ट्रेड, और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चिल्ड्रंस के साथ, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम चिल्ड्रन को लेके उन्होंने स्लेव ट्रेड शुरू कर दिया, ठीक है। उन लोग को वो स्लेव बनाना चाहते थे। साथ ही साथ वो स्लेव ट्रेड के बिज़नेस में इतने एंडोर्स, इतने समा गए कि उन लोगों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने मुमताज़ महल, जो कि उस समय के शहंशाह शाहजहां के वाइफ थे, उनके 2 स्लेव्स को भी वो कैप्चर कर चुके थे। इसी कारण शाहजहां को बहुत गुस्सा आ गया, और उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे कासिम खान, उनको बोला कि जाओ जाके पोर्टुगीज़ को अटैक करो और हुगली को अपने हिफाजत में ले लो। तो वहीं क्या कासिम खान ने, साथ ही साथ ये कब हुआ, 1632 में हुआ। कासिम खान ने पोर्टुगीज़ पर अटैक किया, और साथ ही साथ मुगल्स ने 1000 लोगों को खोया, पर 400 पोर्टुगीज़ लोग भी मुग़ल के गिरफ्त में आ गए। और उनको 2 ही ऑप्शन दिए गए, जो कि पोर्टुगीज़ 400 लोग जो कैप्चर किए गए थे मुगल्स की तरफ से, उनको 2 ऑप्शन दिया गया। या तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो सकते थे, या फिर वो स्लेव बन के सर्व कर सकते थे मुगल्स को। तो यही था हुगली का कैप्चर। आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पोर्टुगीज़ का खात्मा कैसे शुरू हुआ था भारत में। तो देखिए, बाय द लेट 1700s या फिर 18 सेंचुरी में ही पोर्टुगीज़ का जो पावर था वो थोड़े थोड़े भारत में घटने लगा, ठीक है, वो कम होने लगा भारत में। देखिए, उस समय हुगली जो था, मैंने आपको बोला था कि वो शहर मेट्रोपोलाइज हो चुका था, वो एक हब बन चुका था बिज़नेस के लिए, और पायरेसी के लिए भी वो एक हब बन सका था पोर्टुगीज़ लोगों के लिए। जब वो मुग़ल के हाथ में चला गया, तो जो पोर्टुगीज़ का मेन सेंटर था पायरेसी के लिए या फिर बिज़नेस के लिए, वो ख़त्म हो चुका था और वो मुग़ल के हाथ में जा चुका था। तो इसलिए पोर्टुगीज़ को भारी नुकसान हो चुका था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो एडवांटेजेस पोर्टुगीज़ को मिला था उस समय, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि उस वक्त बहुत पावरफुल रूलर्स पहले नहीं थे, लेकिन बाद में बहुत पावरफुल रूलर्स आने लगे। तो उसी के हिसाब से पोर्टुगीज़ को जो ताकत थी वो घटने लगी, वो कम होने लगी, और धीरे धीरे करके आधा हो चुकी थी, ठीक है। और पोर्टुगीज़ का एक और बहुत बुरा व्यवहार था कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुसलमान का भी करना चाहते थे। तो इसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों को बहुत ठेस पहुंचती थी, और वो लोग, जो पोर्टुगीज़ का ये पॉलिसी था कन्वर्ट करने का या फिर धर्म परिवर्तन करने का, उसके खिलाफ थे वो लोग, ठीक है। और उन लोगों का बहुत डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस भी था। डिसऑनेस्ट मतलब गलत या फिर करप्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस था पोर्टुगीज़ लोगों का, और इसी कारण वो मुग़ल के मतलब बुरे आँख में आ गए, क्योंकि मुग़ल उन लोगों से मतलब वो उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे। मुग़ल लोग पोर्टुगीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर व्यावसायिक या वाणिज्यिक जो प्रैक्टिस था वो अच्छा नहीं था। साथ ही साथ में ब्राज़ील का भी डिस्कवरी हो गया उस वक्त। ब्राज़ील कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। तो इसी कारण जो पोर्टुगीज़ का ध्यान अटका था भारत पे, वो चला गया ब्राज़ील की ओर, मतलब वेस्ट की ओर चला गया। साथ ही साथ सिर्फ पोर्टुगीज़ तो थोड़े ही आए थे ना भारत में, इंग्लिश भी थे, डच भी थे, डेन्स भी थे, फ्रेंच भी थे। तो इन सभी कॉलोनियोज़ में आपस में लड़ाई हुई, और इसी कारण पोर्टुगीज़ को अपने संपत्ति के साथ साथ अपने लोग भी खोने पड़े, और साथ में अपनी जो पावर थी वो भी उनकी घटने लगी भारत में। साथ ही साथ में लास्ट में क्या हो गया, जो पोर्टुगीज़ की टेरिटरीज़ थी, जो कि पोर्टुगीज़ की अपनी अपनी मिट्टी थी, वो अपने जो ओपोनेंट्स थे जैसे कि फ्रेंच, ब्रिटिश, इन सब के हाथ में चली गई। आपको समझ में आ रहा है ना। अब हम बात करेंगे जो पोर्टुगीज़ का सिग्निफिकेंस था भारत में, वो कैसा था। देखिए, उस समय भारत में बहुत सारे नेवीज़ थे हिंद महासागर में, जैसे कि इजिप्शियन नेवीज़, अरेबियन नेवीज़, मोर नेवीज़, गुजरात नेवीज़ एट्सेट्रा। लेकिन जब पोर्टुगीज़ आ गए तो उस समय की ये बहुत बेहतरीन बात थी कि उन लोगों की जो
नेवल शक्ति थी, जहाज़ की जो शक्ति थी वो सबसे बढ़कर थी। ठीक है, पोर्टुगीज़ जो थे वो कभी मांगते नहीं थे, कुछ चीज़ें सब आराम से मांगते नहीं थे, सिर्फ हमेशा वो धमकाने के रास्ते पे चलते थे। वैसे भी वो वाणिज्य और मोनोपोली के प्रैक्टिस में सिर्फ धमकाने की कोशिश करते थे और अपना वास्तव अपना जो जिनको जो चाहिए था वो निकालते थे अपने हिसाब से। साथ ही साथ में वो किसी के नियम नीति का पालन नहीं करते थे, उनका उल्लंघन करते थे और सिर्फ अपने आप की चिंता करते थे। ठीक है, उनका एक और इच्छा था कि वो भारत की जो व्यवसायिक और वाणिज्यिक सिस्टम थी उनके ऊपर अपना रौब या फिर हक जमाना चाहते थे। उनका एक नया डेवलपमेंट था आर्टिलरी टू द स्टिरअप। मतलब क्या होता था कि जहाज़ के ऊपर से गन्स लैंड करती थी नीचे। ठीक है, और बॉडी आर्मर भी एक यूज़ करते थे अपने मिलिट्री के पास। ठीक है, तो ये सब उस समय बाकी देशों के पास नहीं था। प्लस उन लोगों का ड्रिलिंग ग्रुप्स था जो कि इन्फेंट्री आर्मी का एक ब्रांच था। सो ड्रिलिंग ग्रुप्स को इन्फेंट्री में लिया गया था। आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, फिर जहाज़ में एक ही डेक नहीं था, मल्टी डेक था, जैसे कि एक के ऊपर एक। तो वो बहुत अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि वो सबसे बुरे से बुरे मौसम में भी अपने आप को संभल सके और अच्छी तरह से रन कर सके। तो ये मॉनसून या फिर बारिश के महीने से पहले के लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, साथ ही साथ में जो रॉयल आर्सेनल था, आर्सेनल मतलब जो वेपन्स वो लोग डेवलप किए थे, और साथ ही साथ में जो पोर्ट्स और डॉकयार्ड्स जहाज़ों के लिए जो डेवलप किया था पोर्टुगीज़ ने, वो बहुत अच्छा और नोटवर्थी था। मतलब उनके जैसा दूसरा दुनिया में पाना बहुत मुश्किल था। साथ ही साथ आर्ट या फिर कार्विंग, स्कल्पटिंग, इन सभी चीज़ों में मिशनरी जो थे पोर्टुगीज़ के, वो लोग उनकी पहुंच बहुत आगे थी बाकी देशों से। सबको समझ में आ गया? उनकी जो पहुंच थी वो बाकी देशों से बहुत आगे थी। साथ ही साथ में सिल्वर स्मिथरी और गोल्ड स्मिथरी का जो प्रैक्टिस था, मतलब सोना या फिर चांदी, इन सब चीज़ों को बनाने की जो आर्ट थी, कला थी, वो गोवा में फ्लरिश कर गई पोर्टुगीज़ के अंदर। और आपको अगर आपका कभी मन चाहे या फिर आप हो सके कि अगर आप कभी ट्रैवल करने का आपको चांस मिले तो ज़रूर गोवा जाइएगा, क्योंकि गोवा पोर्टुगीज़ का कैपिटल था। वहाँ का सेंट बेसिलिका चर्च है जहाँ पर सेंट जेवियर की अभी भी बॉडी वहाँ पर रखी गई है। तो वहाँ पर आप उसका आर्किटेक्चर देखिएगा, उसका आर्किटेक्चर बहुत ही नोटवर्थी है, बहुत ही अच्छा है आर्किटेक्चर। वो ट्रेडिशनल पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर का परिकाष्ठा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। हम पार्ट 3 के लिए नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आपको बता दो कि ये वीडियो इंग्लिश, असमीज़ और हिंदी तीनों में अवेलेबल है, जो आपको जैसे मन चाहे आप देख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।